जी हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। लास्ट टर्न पर हम लोगों ने स्टार्ट किया था कंसेप्ट ऑफ डायलैक्ट्रिक्स। आप लोगों को याद आ रहा होगा, पूरा डिस्कशन था रिलेटेड टू द इफेक्ट ऑफ डायलैक्ट्रिक। डायलैक्ट्रिक का क्या इफेक्ट होता है जब हम डायलैक्ट्रिक को कैपेसिटर के अंदर इंसर्ट करते हैं। और इसके लिए हम लोगों ने पहले डायलैक्ट्रिक का बेसिक मीनिंग देखा था। फिर डायलैक्ट्रिक के प्रेजेंस में वॉइस क्लियर नहीं आ रही है क्या? एक मिनट चेक करते हैं। अभी देखो जरा, आ रही है ना क्लियर? हाँ, वही तो हम बोल रहे हैं। चलो, और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। डाइलेक्ट्रिक के जो सरफेसेस हैं उस पर पोलराइजेशन के कारण जो चार्ज डेंसिटीज अपीयर होती है उसकी वैल्यू हमने फाइंड करी थी। वो फाइंड करने के बाद इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक का एक्सप्रेशन हमने देखा था एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। और एक से ज़्यादा के लिए इसी फॉर्मूले को हमने एक्सटेंड किया था। स्पेशल केस मेटल इंसर्ट करने पर क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कंप्लीटली फिल करने पर क्या होता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस हम कर चुके थे और यहाँ पर हम लोगों ने सेशन एंड किया था। अब इसके आगे आज हमें क्या करना है? आज हमें बहुत सारे एक्चुअली मिक्स क्वेश्चंस करने हैं। पहले कुछ डायरेक्टली क्वेश्चंस करेंगे, डायरेक्ट के कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद आज हम कैपेसिटर के स्टार्टिंग से लेकर अभी तक मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। फिर डायलेक्ट्रिक से रिलेटेड, हीट जनरेशन से रिलेटेड कुछ और बातें हम बताएंगे आपको। और उसके बाद हम बताएंगे आपको द कंसेप्ट ऑफ स्पेरिकल एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, चलिए तो थिंग की स्टार्टिंग क्वेश्चन से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने है। आपको फाइंड करना है इस कैपेसिटर की वैल्यू। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, आधा डायरेक्ट्रिक से फील्ड है। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। चलो, आंसर आ गया होगा सबका। देखो, फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम डायरेक्टली, या फिर हम दो अलग अलग कैपेसिटर मान के उनको सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं। दोनों केसेस पॉसिबल हैं, राइट। फॉर्मूले से भी कर सकते हो। देखो, फॉर्मूले से पहले करके बताते हैं। फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी
प्लस टी बाय के, ये आपका आंसर है। कैलकुलेट कर लेना, जो भी वैल्यू आती है इसको सिंप्लीफाई करने पर कितना आ जाएगा ये। देखना ये आएगा ना ये। बैकग्राउंड वॉइस आ रही है, रुको ट्राई करते हैं फिर से। अभी देखो अब सही है। हेलो हेलो हेलो। हाँ अब बढ़िया है ना, चलो ठीक है। चलो ठीक है। अब आगे सुनो, इस क्वेश्चन का एक सेकंड मेथड भी पॉसिबल है। हालांकि आंसर तो वही आना है, सेम क्वेश्चन है। आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, आंसर सेम आना है। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, देखो इसको आप दो कैपेसिटर मान लो। मेथड टू में लेफ्ट में लिख रहा हूँ, मेथड टू, ये भी आप कॉपी में नोट करोगे। इसको आप दो कैपेसिटर मान सकते हो। एक तो कैपेसिटर एरिया ए d/2 डिस्टेंस का, जिसके अंदर डाइलेक्ट्रिक फील्ड है। ये देखो ग्रीन कलर वाला जो डाइलेक्ट्रिक जिसके अंदर आपने फिल करा है। प्लस सीरीज में उसके साथ एक और कैपेसिटर है जिसके अंदर डाइलेक्ट्रिक नहीं है, ए और d/2। तो इसको मैं लिख देता हूँ C1, इसको लिख देता हूँ C2। जरा बताओ C1 कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, और ये के आएगा साथ में। आपको याद है ना, डाइलेक्ट्रिक फिल करने पर के मल्टीप्लाई होता है। C2 एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, और ये दोनों सीरीज में हैं। हेल्प नहीं करूंगा मैं, बस इससे ज़्यादा कोई छोटे बच्चे हो नहीं जो हेल्प करने की जरूरत पड़े इतनी ज़्यादा। बस देख लो सॉल्व करके, सेम रिजल्ट मिलेगा। अरे C2 में के कैसे आएगा, अरे घोंचू, ये जो डाइलेक्ट्रिक फील्ड है ये आधे कैपेसिटर में फील्ड है ना, दो कैपेसिटर बना रहा हूँ ना इसको मैं। है सुबह सुबह दिमाग खराब करने का काम करते हो। हैं ये दो कैपेसिटर दिखा रहा हूँ, जो दिख नहीं रहे क्या दो कैपेसिटर तुम्हें है। एक आधा कैपेसिटर लेफ्ट साइड में, आधा कैपेसिटर बचा हुआ राइट साइड में, और दोनों सीरीज में कनेक्ट कर दिए मैंने। जरा जरा सी चीजों को समझाने में पूरी मेहनत लगती है। ये 1/C इक्विवेलेंट आएगा, ध्यान रखना उसको रिवर्स भी करना पड़ेगा, उसका रेसिप्रोकल लेना, C इक्विवेलेंट मिलेगा, ठीक है। करके देखना। चलो लाओ, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, अच्छे बच्चों की तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है।
चलो इसको भी सॉल्व करने के 2 तरीके हैं आपके पास, है ना? पहला मेथड तो आपको ये फॉर्मूले पता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। दूसरा मेथड क्या है? उसके बजाय आप दूसरा मेथड ये भी यूज़ कर सकते हो कि 2 कैपेसिटर मान लो। फॉर्मूले से सब लोग कर लोगे ना, मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ, फॉर्मूले से सब लोग करके देख लेना। हम सेकंड मेथड डिस्कस कर रहे हैं, 2 कैपेसिटर हैं, दोनों सीरीज में हैं। फर्स्ट कैपेसिटर के अंदर है 2K और डिस्टेंस है d/2, एरिया है A। सेकंड 3K, एरिया A d/2। इसका कैपेसिटेंस होगा C1, इसका कैपेसिटेंस C2। C1 होगा एप्सिलॉन नॉट A बाय D होना चाहिए था वैसे, पर होगा कितना? इनटू K, क्योंकि वो पूरा डायरेक्ट्रिक से फील्ड है। C2 होना कितना चाहिए था? एप्सिलॉन नॉट A बाय D बाय 2, पर पूरा डायरेक्ट्रिक से फील्ड है तो होगा कितना? इतना, इंटू 3K। अब बताओ C कितना होगा? मामला निपटा लेना अब आगे। आगे सॉल्व करना, आंसर मिल ही जाएगा आपको। आंसर बता दें? आंसर बता देते हैं, ये लो, मेथड नंबर 2 से आंसर वैसे ही दिख जा रहा है। ये लो, ये आंसर आ रहा है। बिल्कुल वही फॉर्मूला लगाया है हमने, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाय के। पर याद करो, अरे भूल जाते हो यार, बड़ी ही परेशानी है आप लोगों के साथ। ये देखो ना, एक से ज्यादा के लिए पढ़ाया तो था मैंने उस दिन, कलर करके 4-5 डायलैक्ट्रिक बनाए थे और ये फॉर्मूला लिखवाया था, कलर करा था, 5-5 6-6 लाइन बनाई थी कलरों की। डी माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3 प्लस T1 बाई K1 T2 बाई K2, वही तो लगा रहा हूँ मैं। ये देखो ना। चलो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। अब समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? अभी तक हमने डायलैक्ट्रिक ऐसे फंसाए थे, अब देखो कैसे फंसाना शुरू कर दिए। अब ऐसे फंसाना शुरू कर दिए, आधे एरिया में, ये आधे एरिया में ये वाला है, ऊपर के आधे एरिया में ये वाला है। विड्थ कितनी है दोनों की? डी। आधे आधे में फंसाए हैं। सॉल्व आपको ही करना है।
देखो अब इसमें हमें करना क्या है, आप ऊपर एक कैपेसिटर बना दो, ठीक है, और नीचे की जो दो प्लेट्स है उसके बीच में एक कैपेसिटर बना दो, और समझदार हो, समझ ही गए हो कि ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, डायरेक्ट ऐड करना था मुझे। बस इसमें ये देखो, इसमें ऊपर वाले कैपेसिटर के लिए क्या लिखूंगा मैं, एरिया है a/2, डिस्टेंस है d, और ये है 2k, ये 3k, एरिया a/2 d। अगर इसकी वैल्यू c1 है और इसकी वैल्यू c2 है तो c1 c2 क्या होगा बताओ, c1 होगा एप्सिलॉन नॉट a बाय d इंटू k कितना है 2k, c2, और फाइनली हमारा आंसर क्या होगा, सी इक्विवेलेंट का c1 प्लस c2 पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है। बाकी का मामला खुद से निपटा लेना। डायग्राम बना लो, फिर आगे देखेंगे। चलो अब मैं अपने एंड से कुछ क्वेश्चन देता हूँ। अभी तक हम लोगों ने देखो कांस्टेंट जो डाइलेक्ट्रिक फील करे थे उस टाइप के केस देखे थे। अब जब मॉड्यूल सॉल्व करोगे ना आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी मिलेंगे। ये सॉल्व नहीं करना है हालांकि, अभी दूसरा क्वेश्चन दूंगा सॉल्व करने के लिए, और सिर्फ एक बार फॉर्मेट बता रहा हूँ कि किस किस टाइप के फॉर्मेट आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं मॉड्यूल के अंदर। आपको फिर डाइलेक्ट्रिक के इस टाइप के क्वेश्चन भी मिलेंगे। वो तीन अलग अलग डायरेक्ट्रिक फिल कर देंगे, तीन अलग अलग डायरेक्ट्रिक से। चलो कल ही लेते हैं ना एक बार, एक हाथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमें एक आइडिया भी लग ही जाएगा, है ना। तो अपन रिस्क नहीं लेते, एक हाथ क्वेश्चन उसका कर ही लेते हैं तो अपने को एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना है। ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं उसमें क्वेश्चन सॉल्व करने में। तीन तीन डायलेक्ट्रिक भर देते हैं अपन, ये आपके मॉड्यूल में इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे अलग अलग वैल्यूज़ के साथ। एचसी में भी मिल जाएंगे, एक आइडिया लग जाएगा आपको। ये फिल कर दो एक, ठीक है। फिर दूसरा उसके पास नीचे, तीसरा फिल कर दो उसके साइड में यहाँ। सबकी वैल्यू लिख देते हैं कि 4k, 8k, और एरिया है था ए, कंप्लीट एरिया था ए, तो ऊपर वाला एरिया हो गया a/2, नीचे वाला एरिया हाफ हाफ एरिया में दे दिया मैंने, और ये डिस्टेंस था d, और उसमें भी मैं इजी बनाने के लिए हाफ हाफ डिस्टेंस दे देता हूँ, कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे क्योंकि हम ये d/2 और ये d/2। इसको 3 और 6 कर दो ना तो अपना कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा, है ना। ये 3k 6k से हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। अब करो।
चलो देखते हैं अब क्या करना चाहिए था। सच में तो आ ही गया था कि सबसे पहला कैपेसिटर ये ऊपर बनाएंगे हम। C1 है ना, और C1 वाले के लिए हम लोग डायमेंशंस क्या लिखेंगे, k/2 अंदर फील्ड है और a/2 और ये है d, है ना। चलो एक तो कैपेसिटर हमने ऊपर बना दिया, फिर नीचे क्या करना है, नीचे ये दो कैपेसिटर लगाने हैं, एक ये ग्रीन वाला और एक ये येलो वाला। ये हो जाएगा C2 और ये C3। C2 के लिए a/2 d/2 और ये है a/2 d/2, ये 3k और ये 6k। चलो पहले C1 लिखते हैं। C1 कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट a बाय d इंटू k। C2 एप्सिलॉन नॉट a/2 d इंटू k। C3 कितना, एप्सिलॉन नॉट a बाय d इंटू k। अब सबसे पहले क्या करूँगे, C2 और C3 को सीरीज में लाऊंगे। तो C2 और C3 सीरीज में कितना आएगा, C2 C3 अपॉन C2 प्लस C3 और उसके साथ C1 पैरेलल में। तो हमारा फाइनल आंसर ये हो जाएगा। आगे मामला खुद ही निपटा लेना है आपको, मुझे पूरा भरोसा है आगे का मामला खुद ही निपटा लोगे। एरिया हाफ नहीं होगा मतलब, अरे भाई यार एरिया आपको दिया तो हुआ है a/2 और क्या चाहिए। a/2 एरिया दिया तो हुआ है मैंने, ये इतना एरिया a/2 है, यहाँ तक का एरिया, यहाँ तक का एरिया a/2। अब इसमें क्या डाउट आ सकता है? सुबह सुबह बस परेशान करना रहता है जबरदस्ती, देखा तो करो। आधे आधे एरिया दी ना, आधा एरिया ऊपर है आधा एरिया नीचे है। अरे a/4, अरे क्या बोलूँ मैं, बताओ। अरे भैया ये एरिया a/2 है, इतना एरिया, ये एरिया a/2 दिया है मैंने ऊपर का, नीचे का एरिया a/2 दिया है। रहने दो, छोड़ दो, नहीं बनना छोड़ दो, मैं क्या बोलूँ। ऊपर का एरिया a/2 दिख रहा है, पूरा एरिया a/2, नीचे का एरिया a/2 दिख रहा है, अब और क्या चाहिए इससे ज़्यादा। टोटल कैपेसिटर का एरिया a था, ये टोटल एरिया a था। अब इसमें इसमें क्या डाउट आ सकता है, इसमें भी डाउट आ रहा है तो हम फिर क्या करेंगे बताओ। अब इसमें बताओ कहाँ डाउट आ सकता है। ऊपर आधा एरिया a/2 है, नीचे का आधा एरिया a/2 है। चलो अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं ट्राई। ये इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जहां पर अब वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो एक कैपेसिटर था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसका एरिया है a। एरिया ऑफ प्लेट a, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स d। ठीक है, एरिया ऑफ प्लेट है a और डिस्टेंस बिटवीन देम इज d। बट इसके बीच का जो रीजन है ना, तो लिख देता हूँ, क्वेश्चन ही लिख देता हूँ। द रीजन बिटवीन it is filled with variable dielectric whose k varies with, ऐसा लिख दो, whose value
varies with distance from left plate as, कोई फंक्शन बना के लिख देते हैं, कोई भी फंक्शन ले लो। जैसे मान लो फंक्शन हम लेते हैं k इक्वल टू के नॉट, इंटीग्रेट करने में सभी फंक्शन इजी मिलेंगे आपको, x बाय एल प्लस वन। के नॉट से एक्चुअली वो 2 k नॉट तक वेरी कर रहा है, लीनियर फंक्शन दे रहा हूँ मैं आपको, ये लीनियर फंक्शन हो जाएगा, है ना। k इक्वल टू के नॉट इंटू एक्स बाय एल प्लस वन, मतलब x क्या है, यहाँ से डिस्टेंस है, यहाँ से डिस्टेंस है x, ठीक है। क्या फाइंड करोगे, कैपेसिटर की वैल्यू फाइंड करो, बिना मुझे परेशान करे, बिना उल्टे सीधे डाउट पूछे कैपेसिटर की वैल्यू फाइंड करो। एल क्या है, एल एक्चुअली ना, इसको डी की जगह एल लिख देते हैं, फिर डिफरेंशिएशन में भी दिक्कत देगा ना वो। इसको एक काम करता हूँ मैं, इसको एल लिख देता हूँ, ये एल है, ठीक है। एल इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। हाँ, ये जेई 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, यही वैल्यूज थी, लीनियर वैल्यूज दी हुई थी। लीनियर वैल्यूज के साथ हम इसलिए दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी एग्जाम में। के नॉट क्या है, के नॉट इज सम कांस्टेंट। अब 12th क्लास में हो तो पता होना चाहिए इस तरह के इक्वेशन में के नॉट क्या होता है।
देखो यहाँ हम क्या करेंगे, हमें करना ये चाहिए यहाँ पर आइडियली कि हम यहाँ से जाएंगे कितने डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस, वही जो अपना नॉर्मल फॉर्मेट होता है कि हम इस एंड से गए x डिस्टेंस पर। x डिस्टेंस पर जाने के बाद हम इसके अंदर एक dx थिकनेस का एक स्लैब लेंगे। ये देखो ये एक स्लैब मिल रहा है, थिकनेस जिसकी है dx, x पर dx। और ये जो स्लैब देख रहे हो आप, मैं बात कर रहा हूँ इस स्लैब की। इस स्लैब के लिए हम क्या लिखेंगे, कैपेसिटेंस की वैल्यू लिखेंगे। ये जो स्लैब हमने अंदर फॉर्म किया है dx थिकनेस का, इस स्लैब के लिए हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ कैपेसिटी। इसके लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। जरा देखो D क्या लिख रहा हूँ मैं, D मतलब इसकी थिकनेस, इसकी थिकनेस तो dx है और एरिया तो A ही है, एरिया ऑफ प्लेट तो A ही है उसका भी, उसका एरिया चेंज तो हुआ नहीं है। ठीक है, और साथ में K मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आगे बात समझ में? अच्छा, पर ऐसे तो बहुत सारी प्लेट्स बनेगी और ये सब प्लेट्स किसमें कनेक्टेड हैं, ऑल प्लेट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। इसके बाद जितनी भी प्लेट्स बनेगी, सॉल्व कर रहे हैं इसको अपन, ये सॉल्यूशन सेट है यहाँ पर इसका, एज ऑल सच प्लेट्स अब एडिशन कैसे करोगे, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ये वाला टर्म। और k की वैल्यू देख रहे हो कितनी है, k नॉट x बाय l प्लस वन। लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन बता दो अच्छे बच्चों की तरह जल्दी से। लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन विल बी फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू l, है ना। 0 पे पहला आपको एलिमेंट मिलेगा, लास्ट 1/l। बस अब आगे मैं हेल्प नहीं करूंगा, यहाँ से आप 1/c मिल जाएगा, तो 1/c हमारा 1 बाय आंसर होगा। तो c क्या होगा, आंसर होगा। अच्छा कितना आया, कुछ लोगों का मैसेज आया है, के नॉट एप्सिलॉन नॉट, वो तो दिख ही रहा है, के नॉट एप्सिलॉन नॉट, सॉरी ऊपर बता रहे हो आप एल, नीचे के नॉट एप्सिलॉन नॉट ए, और क्या लिखा है आपने, लॉग टू लिख रहे हो। अच्छा, ln2। ये बोल रहे हैं कुछ लोग कि ये 1/c इक्विवेलेंट आ रहा है, देख लेना आप, है ना। और c इक्विवेलेंट के नॉट एप्सिलॉन नॉट ए बाय l इंटू ln2। हाँ हाँ नोट कर लो, बिल्कुल जल्दी से नोट कर लो, यहाँ से नोट करना शुरू कर दो।
इंटीग्रेशन में दिक्कत आ रही है आपको, तो ये इंटीग्रेशन आपको तब पता चलेगा जब आप इंटीग्रेशन पढ़ लोगे। वैसे 11th में पढ़ाया गया है, बेसिक से आप बता दें। अब इसमें कैसे बता दें, इसमें इंटीग्रेशन ऑफ, मैं फॉर्मूला ही बता देता हूँ आपको पूरा। अब ये पढ़ोगे आप इंटीग्रेशन में, कुछ लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, 11th क्लास में पढ़ लिया था, आपको पढ़ाया था ये सब चीज़ें, आप लोग क्लास में ध्यान तो देते नहीं थे 11th में। इंटीग्रेशन ऑफ ये इज इक्वल टू कितना होता है, 1/a ln ax प्लस b, जगह ही नहीं है यहाँ पे लिखने के लिए भी, तो ये फॉर्मूला लगा दो आप। तो जिसको तो हमें दिक्कत आ रही है इंटीग्रेशन में, वो ये फॉर्मूला लगा दे। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x का फॉर्मूला पढ़ा है, वैसे ही एक ax प्लस b का फॉर्मूला होता है, 1/a ln ax प्लस b। ये लगा दो, सफल सुखी जीवन की निशानी, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दो, और बाकी आप मैं ऐसा पढ़ ही लोगे। फिर सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो, ए एक्स प्लस बी को टी सब्स्टिट्यूट कर दो, या फिर और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। एक्चुअली क्या होता है, आइडेंटिटी भी होती है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस सी, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू 1/a जी ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स। मतलब पर अभी कंफ्यूज नहीं कर रहे आपको, है ना, वरना फिर वो पूरा मैथ स्टार्ट हो जाएगा। तो आप मैथ से पढ़ोगे, आपको बहुत ईजी लगेगा ये इंटीग्रेशन। ये तो इंटीग्रेशन फॉर्मूला समझ में आ गया ना, ये लगा दो फॉर्मूला, आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं आज ऐसे। पर क्वेश्चन करने से पहले मैं कुछ और चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ थ्योरी में। जो अभी हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें ये आपकी मदद करेगा, ये आपकी हेल्प करेगा जो भी हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। और वो कंसेप्ट है कि कई बार ऐसा होता है कि आपसे बोलते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, जिसमें हमने बैटरी कनेक्ट करी है, या ऐसा पूछते हैं कि डाइलेक्ट्रिक हमने फिल करा और उसके पहले बैटरी हमने हटा दी, तो दोनों का इफेक्ट क्या होता है। तो देखो हम दोनों इफेक्ट डिस्कस करते हैं। तो केस वन होता है, सपोज कि आपके पास एक कैपेसिटर था। अभी फोटो देखते जाओ, आपको समझ में आता जाएगा मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। सपोज आपके पास एक सर्किट था, सर्किट बना देते हैं अपन पहले। ये बैटरी है, बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है एक कैपेसिटर से। ये अपना वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, इससे बैटरी कनेक्टेड है। अब बताओ क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा। ठीक है, बैटरी है मान लो V वोल्ट की, बैटरी का वोल्टेज है V, और ये कैपेसिटर की ओरिजिनल वैल्यू थी C, कैपेसिटर की ओरिजिनल वैल्यू थी C, और डिस्टेंस था D, एरिया A, डिस्टेंस D, और कैपेसिटी थी इसकी C। डायग्राम को अपन फिर से यूज करेंगे। ये दिया हुआ था आपको। अब हम क्या करते हैं, अब हम सरप्राइजिंगली बैटरी कनेक्टेड है, इसी कनेक्टेड सर्किट के अंदर हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं। यही कैपेसिटर था जो बैटरी से कनेक्टेड था, इसमें मैंने डाल दिया एक डाइलेक्ट्रिक। बैटरी कनेक्टेड है, एरिया ए, डिस्टेंस डी, और अंदर फिल कर रहे हैं हम एक डाई इलेक्ट्रिक, ये फिल कर देते हैं। ठीक है,
और डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू है के। अब अपन समझते हैं कि डाइलेक्ट्रिक बनने से पहले और डाइलेक्ट्रिक बनने के बाद इसमें क्या क्या चेंज आए। तो बिफोर डाइलेक्ट्रिक और आफ्टर डाइलेक्ट्रिक। सबसे पहले अपन इसमें कंपेयर करते हैं वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। बताओ बिफोर कितना था? पहले कितना था? पहले सी था, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। उसको मैं सी लिख रहा हूँ, पहले सी था और अब कितना हो गया? के टाइम सी, मतलब कैपेसिटी चेंज हो गई। हो नहीं, अरे वो तो दिख ही रहा, हो नहीं है कैपेसिटी चेंज। डायलेक्ट्रिक डाल रहे हो तो कुछ तो असर होगा, डायलेक्ट्रिक डाला है तो कुछ तो असर होगा, तो कैपेसिटी हो गई के टाइम सी। अब दूसरा इफेक्ट होता है पोटेंशियल डिफरेंस की बात करता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस बताओ कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस, वो तो पहले भी वी था, अभी भी वी है। वो इसीलिए क्योंकि आपने बैटरी कनेक्ट करके रखी है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स तो बैटरी से गवर्न हो रहा है। वो देखो ऊपर भी वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, बैटरी का वोल्टेज सेम है, बस ये हुआ कि कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ गई। और क्योंकि कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ गई तो क्या होगा बताओ? चार्ज तो बढ़ना ही है। चार्ज की अगर मैं बात करूं तो चार्ज पहले कितना था? पहले था Q इक्वल टू सी वी, और अब कितना हो जाएगा? Q प्राइम इक्वल टू के सी इंटू वी, या ऐसा बोल दूं के टाइम्स क्यू। पहले का Q था तो अब हो जाएगा के टाइम्स क्यू सी वी, और अब हो जाएगा के सी वी। चलो अब अपन बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी बताओ कैपेसिटर में पहले एनर्जी कितनी थी? पहले एनर्जी स्टोर थी कैपेसिटर में हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, और अब कितनी हो जाएगी? हाफ के सी इंटू वी स्क्वायर। मतलब अगर पहले एनर्जी ई थी तो अब कितनी हो जाएगी? अब एनर्जी हो जाएगी कितनी? एनर्जी यू से लिख देते हैं, चलो ई से फील्ड लिखेंगे फिर अपन, के इंटू यू। आगे बात समझ में, पहले यू थी तो के इंटू यू, के टाइम्स एनर्जी बढ़ गई। अब एक लास्ट टर्म और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी बात कर लेते हैं, ई एफ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? वी बाई डी। वी वोल्ट का डिफरेंस था, डी डिस्टेंस था। तो आपको पता है ना फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन, और अभी भी वोल्टेज तो वी है, डिस्टेंस तो डी है। तो अंदर फील्ड चेंज नहीं हुई है, अंदर नेट फील्ड उतनी ही है। एक्चुअली क्या हुआ कि चार्ज इंक्रीज हो गया और फील्ड जो है वो सेम रहेगी। फील्ड चेंज होगी जब सेकंड केस में, जब हम चार्ज कांस्टेंट रखेंगे। टोटल अभी बैटरी के कारण पोटेंशियल सेम है, और पोटेंशियल सेम होने के कारण फील्ड जो होगी वो सेम होगी। ठीक है, लिखेंगे लिखेंगे ये लिखवाएंगे। पर लिखने से पहले हम सोच रहे थे कि इसका जो सेकंड केस है वो भी आपको सिखा दें, फिर दोनों चीज़ें हम एक साथ अच्छे से लिखेंगे। अब सेकंड केस देखो क्या होता है। सेकंड केस ये होता है कि आप मान के चलो कि आपने पहले एक बैटरी लगाई, कैपेसिटर को चार्ज होने दिया, और कैपेसिटर चार्ज था, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी। चार्ज कैपेसिटर में आपने पहले कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, फिर बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी। अब कैपेसिटर के पास चार्ज प्रेजेंट है। मैं डायग्राम बना देता हूँ, डायग्राम से जल्दी समझ में आएगा। ये एक कैपेसिटर था, अब बैटरी नहीं है, चार्ज कर दिया आपने उसको, और चार्ज करने के बाद बैटरी हटा दी। तो एक पर है प्लस क्यू, एक पर है माइनस क्यू, और एरिया ए, डिस्टेंस डी, कैपेसिटी सी। अभी डायलेक्ट्रिक नहीं है। अब बैटरी तो है नहीं, चार्ज जरूर है, कैपेसिटर चार्ज था, अब उस चार्ज कैपेसिटर के बीच में आपने डायलेक्ट्रिक डाल दिया। अब कोई नया चार्ज तो आने वाला ही नहीं, मतलब इस बार कैपेसिटर पे क्या रहेगा? चार्ज सेम रहेगा, पिछली बार वोल्टेज सेम था, इस बार चार्ज सेम रहेगा। समझना इस बात को। अब हमने इसमें फिल कर दिया डाइलेक्ट्रिक, उसमें डाइलेक्ट्रिक फिल कर दें।
ये लो, ये फिल कर दिया डाइलेक्ट्रिक। और अब हम क्या ऐसा लिखते हैं कि डाइलेक्ट्रिक फिल करने के बाद भी चार्ज में तो कोई चेंज आ ही नहीं सकता है। ए और डी तो सेम रहेंगे। डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू थी के, तो सी जरूर चेंज होगा, है ना। चलो अब अपन देखते हैं क्या होगा आफ्टर फिलिंग द डाइलेक्ट्रिक, बिफोर और आफ्टर। जैसे कंपैरिजन वाले वो अच्छे लगते हैं ना केसेस, जिसमें कंपैरिजन हम वो जनरेट करते हैं। जैसे यूट्यूब पे वीडियोस आते हैं, दो मोबाइल के बीच में वो कंपैरिजन करते हैं, हालांकि लेना नहीं होता है, पर वैसे वीडियो जरूर देखते हैं। वो दो मोबाइल के बीच में कंपैरिजन कर रहे होते हैं, दो लैपटॉप के बीच में कंपैरिजन कर रहे होते हैं, हालांकि लेना बिल्कुल नहीं है आपको, फिर भी जरूर देखोगे कंपैरिजन। आओ, चलो इसी तरह से कंपैरिजन देखें यहाँ पर। शुरुआत करते हैं फर्स्ट टर्म से, और फर्स्ट टर्म होगा चार्ज। सबसे पहले चार्ज से स्टार्ट करते हैं। बताओ चार्ज पर क्या इफेक्ट आएगा। चार्ज कांस्टेंट रहेगा इस बार, क्योंकि बैटरी तो है ही नहीं ना। बैटरी होती तो हम सोचते, इस बार बैटरी है ही नहीं, तो चार्ज पहले भी क्यू था, अभी भी क्यू है। कैपेसिटी बताओ। पहले कैपेसिटेंस था सी, और अब हो गया के सी। पहले वाले में स्नैपड्रैगन 720 है, दूसरे वाले में स्नैपड्रैगन 888 है, मतलब परफॉर्मेंस बढ़ गई कैपेसिटर की। समझ गए। थोड़े थोड़े चेंजेस कर रखे हैं, ठीक है। दोनों मोबाइल का स्क्रीन साइज सेम है, बाकी थोड़े थोड़े चेंजेस कर रखे हैं, वो चेंजेस बता रहे हैं, सिमिलैरिटी क्या है चेंजेस क्या है वो हम समझा रहे हैं आपको। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि हम कंपैरिजन वाले वीडियो बना के अगर डालें यूट्यूब पे तो क्या सक्सेस रहेगा। अनबॉक्सिंग वाले वीडियो पर, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमें मोबाइल गिफ्ट करना पड़ेगा। आप हमें मोबाइल गिफ्ट करना, जो मोबाइल आप चाहते हो अनबॉक्सिंग, आप हमें मोबाइल गिफ्ट करना, हम उसकी अनबॉक्सिंग करके रिव्यूज़ देंगे, फिर अच्छा लगा तो आप भी ले लेना। तो जो मोबाइल आपको लेना है, जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो 2 मोबाइल में, तो पहले वो 2 मोबाइल हमें गिफ्ट कर देना। हम कंपेयर करके बता देंगे अच्छा कौन-सा है, फिर आप अच्छा ले लेना। ठीक है? चलो, अब आइडियाज़ की कमी थोड़ी ना हमारे पास। इतने आइडिया आते हैं हमारे पास, क्या बताएँ। अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? पहले था Q/C, अब कितना हो जाएगा? Q/C। अब C तो चेंज हो गया, Kc हो गया। तो अब इसको क्या ऐसा लिख दूँ, V प्राइम इक्वल टू V/K, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस तो चेंज हो गया है। अब अगर अपन बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो पहले फील्ड थी E इक्वल टू V/D। अब बताओ कितनी होगी फील्ड, V प्राइम बाई डी। और जब क्योंकि V प्राइम है V/K, तो सोचना ही नहीं है। पहले अगर फील्ड E है तो अब फील्ड कितनी हो जाएगी, E/K। बस हाँ बोलते जाना है, ठीक है। और इसके बाद क्या बच जाएगा, एनर्जी लिखी थी ना पिछली बार अपन ने, एनर्जी की बात कर लेते हैं। एनर्जी कितनी थी, पहले थी Q² बाई 2C, Q² बाई 2C, और अब कितनी हो जाएगी, Q² बाई 2KC। मतलब एनर्जी के लिए मैं लिख सकता हूँ कि एनर्जी हो जाएगी U/K। यार इसका मतलब तो एनर्जी में लॉस आ गया। अब सोचो ये लॉस क्यों आया होगा, कहाँ गया ये, कहाँ गई है एनर्जी। कुछ आइडिया दे सकते हो, कहाँ चली गई एनर्जी। हीट में। और हीट जनरेट कैसे हुई होगी, सोचना इस बारे में। अच्छा कंसेप्ट होगा, सोचना इस बारे में, हीट जनरेट कैसे हुई। डायरेक्टली डाला हमने, कुछ चेंज तो हुआ नहीं, चार्ज तो फ्लो कर नहीं रहा, तो हीट जनरेट कैसे हुई। बिल्कुल, डाइलेक्ट्रिक जो होता है उसके जो ओरिएंटेशंस हैं उनको मेंटेन करने में थोड़ी सी हीट रिलीज होगी। बिल्कुल सही। चलो, तो इसको अपन यहाँ तक पहले हम नोट करते हैं, और उसके बाद हम इस पर करेंगे क्वेश्चंस। इसके बाद क्वेश्चन का सीक्वेंस स्टार्ट हो जाएगा। अच्छे बच्चों की तरह ये 2 केस पढ़ाए मैंने आपको, ये 2 केस अपने को नोट करना स्टार्ट करने हैं। हो जाओ शुरू।
चलिए नोट कर लिया होगा, याद भी कर लिया होगा। आओ अब हम यहाँ तक जितना हमने पढ़ा है इस पर कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। यहाँ तक मतलब अब हम क्या करेंगे, अभी तक हमने जितना कैपेसिटर पढ़ा है उस पर पूरे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, जितना अभी तक हम लोगों ने कैपेसिटर पढ़ा है वहां तक। इसमें चार्ज सेम कैसे था लास्ट वाले केस में, पहले आपने उसको चार्ज कर दिया, फिर बैटरी हटा दी, चार्ज करके फिर बैटरी हटा दी। अब बताओ क्या होगा, जितना चार्ज रखा है उतना चार्ज तो उसके ऊपर बना रहेगा, वो चार्ज कहीं जाएगा तो नहीं, गायब तो होगा नहीं। करते जाओ, आज क्वेश्चनों का दिन है। अब क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते जाना है बिना रुके। डाइलेक्ट्रिक की वजह से कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, पर जब आपने प्लेट्स पर ऑलरेडी कुछ चार्ज दे दिया है और चार्ज अलग से नया चार्ज देने वाला कोई सोर्स नहीं है, कैपेसिटी बढ़ गई है पर कोई चॉकलेट देने वाला ही नहीं है, तो चॉकलेट का नंबर तो कांस्टेंट रहेगा ना। अरे भाई मान लो कि एक, अब क्या है कि बड़ा मुश्किल है आप लोगों को कंसेप्ट समझाना। मान लो ये एक कैपेसिटर था, है ना, ये कैपेसिटर थी, इसके ऊपर पहले ही 5 चॉकलेट का चार्ज था। ठीक है, 5 चॉकलेट का चार्ज था इसके ऊपर। अभी इसके बाद मान लो क्या होगा, इसकी कैपेसिटी बढ़ गई, ये थोड़े दिनों में इसकी कैपेसिटी बढ़ गई। कैपेसिटी बढ़ने का मतलब समझ रहे हो, खा खा के इसकी कैपेसिटी बढ़ गई। ये देखो इसकी कैपेसिटी बढ़ गई। तो अब क्या होगा, अगर इसके पास कोई पोटेंशियल का सोर्स होगा, इसके पास अगर कोई पोटेंशियल का सोर्स होगा तो क्या करेगी ये बताओ, उससे पूरा चार्ज खींच लेगी, चॉकलेट्स खींच लेगी उससे, और है ना। तो चॉकलेट का नंबर पहले 5 था, अब 15 हो सकता है, क्योंकि कैपेसिटी बढ़ गई है और सामने से कोई चार्ज देने वाला भी प्रेजेंट है, बैटरी है। अब मान लो कि बैटरी है ही नहीं इसके लाइफ में, तो क्या होगा बताओ। पहले भी 5 चॉकलेट है, अब अगर कैपेसिटी बढ़ भी गई तो भी कितनी चॉकलेट होगी इसके पास। अरे भाई कोई चॉकलेट देने वाला होना भी तो चाहिए ना, समझो ना बात को, कैसे समझाऊं मैं इतना सिंपल सा कंसेप्ट। पहले भी 5 चॉकलेट है, अब चाहे कितना भी डाइलेक्ट्रिक फिल कर करके इस कैपेसिटर को फुला दो, आप पूरा फुला दो इस कैपेसिटर को, ठीक है। इस कैपेसिटर में आपने डायरेक्टली भर भर के आपने इस कैपेसिटर को पूरा फुला दिया, पर फिर भी इसके जेब में अगर पहले ही 5 चॉकलेट थी तो अभी भी 5 चॉकलेट ही होगी ना। जब तक बैटरी नहीं दोगे इसको, बैटरी देती है इसको एक्स्ट्रा चार्ज, अब बैटरी है ही नहीं। ऐसा लग रहा है आप लोगों को समझा समझा के मैं ही फिजिक्स भूल जाऊंगा। इतनी जरा जरा सी चीज, जरा जरा सी चीज समझाना पड़ती है। बैटरी कहाँ गई, बैटरी दूसरे कैपेसिटर के पास चली गई। अब बैटरी कहाँ गई, क्यों गई, किस लिए गई, कैसे गई, ये सब छोड़ो, ये सब भूल जाओ, और ये इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। अभी रिकॉर्डिंग ऑन है ना, अब ज्यादा स्टोरी हम आगे समझा नहीं सकते आपको। अगर रिकॉर्डिंग ऑफ होती, हम क्लासरूम में होते तो आपको पूरा डिटेल में समझाते, बैटरी कहाँ गई, क्यों गई, किस लिए गई, वो सब हम समझाते। अभी तो आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। हाँ देख लो, नीचे से आंसर देख लो और आंसर बता दो हमें। सबके आंसर आ गए ना इस क्वेश्चन के, ऐसे तो कभी आंसर नहीं आया कभी कभी किसी के, और आज देख रहा हूँ सबके आंसर आ गए हैं। नीचे से देखो आंसर और बताओ जल्दी जल्दी। वही मैं सोचूं कि इतने सुधर कैसे गए एकदम से, 1 मिनट के अंदर सबके आंसर आने लग गए। आ गया सबका आंसर, बहुत बढ़िया, गुड। देखा, सीख गए आप लोग कैपेसिटर। आओ हम सीखें अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड देखें। देखो इसमें क्या लिखा है कि हर एक कैपेसिटर इंडिविजुअली, जिनकी वैल्यूज थी 2 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड और 5 माइक्रोफेराड, ठीक है, ये इंडिविजुअली 3, 2 और 1 वोल्ट विथस्टैंड कर सकते हैं। अब सीरीज कॉम्बिनेशन जो है वो मैक्सिमम एक्स वोल्ट विथस्टैंड कर सकता है, तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी। देखो मान लो मैं इसके क्रॉस एक्स वोल्ट लगा देता हूँ, लगा दो इसके क्रॉस एक्स वोल्ट।
ठीक है, अब बताओ क्या होगा। एक्स वोल्ट लगाने पर क्या आप मुझे सबसे पहले ये बता सकते हो कि हर एक कैपेसिटर को कितना वोल्टेज मिलेगा? या आप सिंपल तरीका और बताऊं, सबसे सिंपल तरीका करने का बताऊं आपको मैं, और सिंपल बताता हूँ, मजा आ जाएगा देखकर। इसको भी भूल जाओ, कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना है। देखो, इंडिविजुअली ये 3 वोल्ट रिप्रेजेंट कर सकता है, इंडिविजुअली ये 2 वोल्ट, इंडिविजुअली 1 वोल्ट। तो बताओ इस पर मैक्सिमम चार्ज कितना आ सकता है? Q इक्वल टू सी वी करो जरा, सी वी 6 माइक्रो कूलम। इंडिविजुअली इस पर कितना आ सकता है? 6 माइक्रो कूलम। इंडिविजुअली इस पर कितना आ सकता है? 5 माइक्रो कूलम। सही है ना? अब देखो तीनों सीरीज में है। सीरीज की खास बात क्या होती है? चार्ज आना चाहिए सेम। चार्ज सेम आना चाहिए। लिमिटिंग रीजन ढूंढो कौन है। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग आज, केमिस्ट्री पढ़ो, फिजिक्स तो समझ में आती नहीं है, केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं अपन। लिमिटिंग रीजेंट कौन है बताओ? लिमिटिंग रीजेंट ये वाला है। ठीक है, लिमिटिंग रीजेंट ये है, तो उसका मतलब सिस्टम पर चार्ज क्या आएगा? सेम होना चाहिए, लिमिटिंग रीजेंट के इक्वल होना चाहिए। मतलब सिस्टम पर चार्ज कितना आ सकता है? 5 माइक्रो कूलम। तो इसका मतलब 2 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड, 5 माइक्रोफेराड पे मैक्सिमम पॉसिबल उतनी ही बैटरी लगाओ जिससे 5 माइक्रो कूलम का चार्ज फ्लो करे। उससे ज़्यादा चार्ज फ्लो नहीं करवा सकते आप। उससे ज़्यादा चार्ज में क्या होगा? ये दोनों तो चार्ज ले लेंगे, बट ये चार्ज इससे ज़्यादा ले नहीं पाएगा, वरना ये क्या हो जाएगा? इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब आगे आपको पता है क्या करना है। आपको सी इक्विवेलेंट निकालना आता है? बस आगे मैं हेल्प नहीं करूंगा ना, बहुत हेल्प हो गई आप लोगों की। अब आगे खुद करा करो सब चीज़ें। सी इक्विवेलेंट निकालो, और एक्स कितना हो जाएगा? सी इक्विवेलेंट, सॉरी, क्यू हो जाएगा, क्यू है, सी इक्विवेलेंट निकाल लो आप कैलकुलेशन से। और चार्ज कितना है? 5 माइक्रोकूलम। वी कितना है? एक्स वोल्ट। निकल जाएगा क्यू इक्वल टू सी वी से। मेहनत करो, आंसर मिलेगा। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। चलो, अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। हाँ, अब देखता हूँ ना इस बार आंसर आता है कि नहीं आता। पिछली बार तो आंसर बता दिया था। लो, करो ये क्वेश्चन ट्राई। जब तक आंसर नहीं आएगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम वेट करेंगे आंसर का। अरे पगलू, ऊपर कैपेसिटर नहीं है, ऊपर बैटरी है। ये बैटरी है ना। सी पार्ट पढ़ो ना क्वेश्चन का, ये बैटरी नहीं दिख रही है क्या पगलू? ये बैटरी है ऊपर, ये बैटरी ये वाली है, इसका आपको ईएमएफ पता करना है।
अभी तक बहुत सारे अलग-अलग आंसर आए हैं। पर जिस सही आंसर का हम वेट कर रहे थे वो ये था 10, 20, 30। कितना सिंपल था। पहले का 10, दूसरे का 20, तीसरे का 30। ये आंसर आना चाहिए था 10, 20, 30। 2-3 लोग आंसर सही आए हैं अभी तक वैसे। 2-3 लोगों ने सही आंसर भी दिए हैं और तीनों पार्ट के सही आंसर दिए हैं। फर्स्ट पार्ट का 10, सेकंड पार्ट का 20 वोल्ट, ईएमएफ ऑफ द बैटरी 30 वोल्ट। तो देखो फर्स्ट और सेकंड आने के बाद थर्ड तो वैसे ही डायरेक्ट था, है ना? थर्ड तो ऑब्वियसली फर्स्ट और सेकंड का सम था ही। बस सॉल्व करना था आपको फर्स्ट और सेकंड। नहीं आया? अच्छा। चलो एक काम करो, होमवर्क है आज ये, ट्राई करना। अब मैं आपको होमवर्क ही बता दूँ क्या कर सकते हो आप। कैपेसिटर के बिगनर बॉक्स 1 से लेकर 5 तक सभी कर सकते हो, एक्सेप्ट वो सिलिंड्रिकल स्फेरिकल जो मैं आपको नेक्स्ट में पढ़ाऊँगा। सिलिंड्रिकल स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में डिस्कशन करना है, वो हम पढ़ाएँगे। और जितने क्वेश्चन होते हैं करते आना, जो नहीं हो उनको मार्क कर देना, क्योंकि हम नेक्स्ट टर्म पर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। अलग-अलग वैरायटी, हीट जनरेशन, अभी आज हमने पढ़ा था कि डायरेक्टली डालने से क्या होता है, वो सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। तो जब वो क्वेश्चंस करेंगे ना आपको और आइडिया लगेगा। तो नेक्स्ट टर्म भी क्वेश्चंस के लिए डिवोटेड होगा और सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट टर्म पर। चलो ठीक है, आगे नेक्स्ट टर्म पर कंटिन्यू करते हैं, इसको ट्राई करके देखना। ठीक है? यहाँ पॉज़ करते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे। गुड बाय एंड टेक केयर।